अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 22। ये मुद्दम से प्रोजेक्टर की रोशनी में डूबा हॉल था, जिसमें इस वक्त स्टेज पर एक तरफ लगे मेज पर 5 नफूस एक कतार में लगी नशिस्तों पर विराजमान थे और इनके सामने शीशे का शफाफ मेज पर पानी की बोतलें और गिलास पड़े थे। स्टेज के बिल्कुल सामने महसूस फासलों पर 16 नशिस्तें तरतीब से रखी हुई थीं और हर कुर्सी के आगे एक छोटा सा मेज था और हर नशिस्त पर जोड़े कंधों और मजबूत जिस्म के हामिल 21-22 साल के 16 जवान क्लीन शेव स्पॉट चेहरे, तने सीने और गर्दनें लिए रिपोर्ट की मानद बैठे थे। स्टेज पर बैठे नफूस इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। स्याह कोट पैंट में मलबूस वो 40 साल के लगभग उम्रों के और पुरसकून आहिस्ता आवाज में एक दूसरे के साथ बातचीत में मसरूफ थे। अचानक हॉल का दाखिली दरवाजा खुला, एकदम से कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई और हॉल में मौजूद तमाम नफूस तीर की तरह अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्टेज की तरफ बढ़ते 2 कदम पुरवकार अंदाज में अब स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। स्टेज पर चढ़ने के बाद वो नफ्स अब माइक को संभाल चुका था। माइक के सामने खड़े शख्स की शख्सियत किसी भी तारुफ की मुहताज नहीं थी। इस उम्र में भी मजबूत जिस्म और रौबदार शख्सियत के मालिक इब्राहिम खान अफंदी गर्दन को उठाए एक अचुरती निगाह हॉल पर डाल रहे थे, जहां स्टेज के बिल्कुल सामने चंद फासले पर रखी गई नशिस्तों पर विराजमान सब लड़के इनके दाखिल होते ही सीना ताने खड़े हो चुके थे। इब्राहिम खान अफंदी की पुश्त पर चलती प्रोजेक्टर स्क्रीन पर बड़े स्याह हरूफ में लिखे लफ्ज जगमगा रहे थे, एंटी नारकोटिक्स फोर्स एजेंसी, और इन हरूफ के सामने खड़ा शख्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मिनिस्टर इब्राहिम खान अफंदी था। इसकी शेर जैसी निगाह सामने खड़े 16 लड़कों पर जमी थी। वेलकम टू ANF सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सेंटर। खुशामदीद ANF खुफिया तहकीकात गैर मुल्की सेंटर में। रौबदार आवाज माइक से होकर हॉल में गूंजी। स्टेज पर मौजूद 5 नफूस में से मेजर जनरल आतिफ मलिक ने निगाह उठाई और फिर हाथ को हवा में उठाए हल्की सी जुम्बिश दी। इशारा बैठने का था गालिबन। तमाम लड़के इशारा मिलते ही हुक्म की तामील के तौर पर नशिस्तों पर बैठ गए। आप सबको ये तो पता चल ही गया है कि आप वो 16 जवान हैं जिनको सिविलियन टेस्ट के जरिए मुंतहिब किया गया है। इब्राहिम खान अफंदी की बारोब आवाज हॉल की खामोशी को चीरती हुई सबके कानों में पड़ रही थी। आज यहाँ पूरे 6 माह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमने 30 जवानों में से आप 16 लोगों को एक खास पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है। सब लड़कों की तनी गर्दनों में और आंखों की पुतलियों में हल्की सी जुम्बिश हुई। आप 16 जवान एजेंसी के खुफिया स्लीपर सेल पोस्ट के लिए मुंतहिब किए गए हैं। ये हमारी खुफिया एजेंसी की सबसे हिसास पोस्ट है, जो एक तवील और थका देने वाले अरसे पर मुश्तमिल होती है। इब्राहिम खान की आखिरी बात पर 16 लड़कों में से 15 लड़कों की आंखों में हल्का सा तहय्युरपन झलका। ये अरसा सालों पर मुश्तमिल हो सकता है, जिसमें हम आपके इस ज़ाती ज़िंदगी में कहीं भी मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन आप पर कड़ी नज़र होगी। आप दुनिया की नज़र में एक आम शहरी होंगे, लेकिन आपकी भर्ती हम कुछ खास पेशों में अपने खुफिया ज़राए से करवाएंगे। इब्राहिम खान ने अपने मजबूत हाथों को आपस में मिलाया और निगाह एक सेकंड के लिए झुका कर फिर से उठाई। इन पेशों में आप एक आम शहरी की तरह मुलाजमत करेंगे, लेकिन यहाँ मुंशियात से मुतल्लिक हसास मालूमात हम तक पहुँचाएंगे। ये याद रखें, आप हमारे लिए उस वक्त तक कारआमद हैं जब तक आपकी असल पहचान सबसे छुपी हुई है। इज इट राइट? यस सर। एक साथ फिजा को चीरती हुई जवान आवाजें गूंजी। आप सबके सामने मेज पर मौजूद फाइल्स हैं। इनमें सबके मुल्कों के और उनके मुंसलिक होने वाले पेशों और अदारों के नाम हैं। इब्राहिम खान ने हाथ के इशारा उन सब के आगे लगी मेजों की तरफ किया, जहां एक एक खाकी फाइल मौजूद थी। ओपन इट। सब ने एक साथ हाथ बढ़ाकर फाइल को खोला और निगाह सामने लिखे लफ्जों पर दौड़ाई। सफेद रंग के कागज पर टाइप शुदा अल्फाज में लिखा मुल्क का नाम
इसके वजूद को पल भर के लिए साकिन कर गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्याह टाइपशुदा लफ्जों में लिखा मुल्क का नाम वो बार बार पढ़ रहा था। शीशे के मेज पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर चमकती फुटेज का मंजर कुछ यूं था कि दौरान स्याह हुड ज़ेबे तन किए बेकरी में दाखिल हो रहा था। हुडी की बड़ी टोपी और स्याह चश्मे में वो अपने चेहरे को इस हद तक छुपाए हुए था कि इसकी पहचान बेहद मुश्किल थी। अनिल मेज के बिल्कुल सामने हाथ में कॉफी का मग थामे सोफे पर विराजमान बड़े मजे से टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। जैसिका के अपार्टमेंट का लाउंज था जहां इस वक्त जैसिका ने इसे जासूसी की शुरुआत के लिए बुलाया था। आज छुट्टी का दिन था और वो सुबह 10 बजे ही इसके घर में मौजूद था। वो इसे लैपटॉप पर दुरान के कुछ कट शुदा फुटेज देखने के लिए देकर गई थी। ये फुटेज बेकरी के दरवाजे और कुछ गैलरी के थे। किसी भी फुटेज में दुरान का चेहरा वाज़ेह नहीं था। अनिल बड़ी तसल्ली बख्श अंदाज में बैठा था क्योंकि जैसिका के पास दुरान की खोज के लिए अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। वो यूं ही कॉफी के घूंट भरता मुख्तलिफ फुटेज को बार बार देख रहा था जब अचानक करीब से जैसिका की आवाज सुनाई दी। ये पैकेट है जो मुझे उसकी तरफ से पिछले महीने मिला। इसको मैंने खोला ही नहीं था। जैसिका ने एक पैक शुदा लिफाफा अनिल के सामने मेज पर रखा और खुद करीब के सोफे पर विराजमान हुई। अनिल ने चौंक कर लैपटॉप स्क्रीन से निगाह हटाई और पैकेट की तरफ देखा। यह वही पैकेट था जो पिछले महीने वो और दुरान बेकरी में इस तक पहुंचा कर आए थे। वो न सिर्फ कमरे से वो लिफाफा लेकर वापस आई थी बल्कि उसकी तैयारी से लग रहा था कि वो कहीं बाहर जाने का इरादा रखती है। स्याह घुटनों तक आती स्कर्ट पर सफेद टॉप पहने सलीके से बालों को कंधों पर डाले हमेशा की तरह दिलकश लग रही थी। अनिल ने एक अचूती निगाह पहले इसकी तैयारी पर और फिर पैकेट पर डाली। हाँ, लेकिन उससे क्या होगा? होगा क्यों नहीं होगा, तुम करोगे ना। वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराई। चमकती ग्लॉसी गुलाबी लिपस्टिक से मुज़य्यन होंठ उसको होशरुबा हद तक हसीन बना रहे थे। मतलब, अनिल ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। मतलब ये कि इससे मुझे उसके फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। इसकी वसूख से कही गई बात पर अनिल बेसाख्ता कहका लगा गया। वो तेवड़ी चढ़ाए अब अनिल की तरफ देख रही थी, फिर गुस्से से घूरती हुई गोया हुई। हंस क्यों रहे हो मोहतरमा? ये पिछले महीने की सीसीटीवी फुटेज देखो। तुम्हारे काउंटर पर कोई कस्टमर पैकेट रखकर जा रहा है, वो नहीं। अनिल ने हाथ का इशारा सामने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ करते हुए पूरे तमाद लहजे में जवाब दिया। इसकी फिंगरप्रिंट्स की बात पर एक पल के लिए तो वो घबरा गया था, लेकिन अगले ही लम्हे जहन ने पूरी रफ्तार से काम किया और वो फिर से मुतमईन था। हाँ, तो ये पता है मुझे। जैसिका ने लापरवाही से कंधे झुकाए। तो इस पैकेट पर तो उस कस्टमर के फिंगरप्रिंट्स होंगे, ना कि उसके। फिंगरप्रिंट्स निकलवा कर क्या करेंगे? मैं पैकेट पर नहीं, पैसों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की बात कर रही हूँ। मैंने ये पैकेट अभी तक खोला ही नहीं। पैकेट में पैसे तो उसी ने ही डाले होंगे ना। नहवत से नाक चढ़ाए वो इसे वजाहत दी गई, जबकि इस दफा अनिल की बोलती बंद हो चुकी थी क्योंकि पैकेट में पैसे दुरान ने नहीं, उसने डाले थे। चंद सेकंड होनकों की तरह उसे देखने के बाद वो गड़बड़ाकर सीधा हुआ। ओ हाँ, ठीक कह रही हो, पैसों पर तो होंगे उसके फिंगरप्रिंट्स। ग्रेट आइडिया। जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसकी तारीफ की। बच्चू गोंचू नहीं है, बड़ी चालाक है। निगाहें झुकाए सोचा और फिर मुस्कुराहट को गहरा किए सर ऊपर उठाया। वैसे तुम्हें किसी बेकरी में नहीं, किसी खुफिया एजेंसी में होना चाहिए था। मतलब क्या ज़हन है तुम्हारा? वाओ। नहीं, मुझे किसी खुफिया एजेंसी में नहीं काम करना, बस उस शख्स की खोज करनी है हर हाल में। और जैसे तुमने उस दिन जज पर ड्रिंक की रिपोर्ट निकलवाई थी, उम्मीद करती हूँ आज इसमें भी हेल्प करोगे। वो पूरे तमाद लहजे में कहते हुए अब इसकी तरफ ताईदी निगाह जमाए हुए थी। अनिल ने बमुश्किल सर को इस बात में हिलाया। क्यों नहीं, बेफिक्र हो जाओ। मसनूई मुस्कुराहट की ओट में बेचैनी को छुपाया। अब क्या करना है? मतलब अगर अपने नहीं तो फिर किसी के तो फिंगरप्रिंट्स देने ही होंगे। टाई की नॉट को ढीला करते हुए सोचा।
सांस अटक रही थी। आखिर को दुरान इसे सच्चाई बता क्यों नहीं देता। हाँ तो फिर चलें, जैसिका की आवाज पर चौंक कर ख्यालों से बाहर आया। कहाँ? ख्वास बाख्ता सवाल किया। ये देने और कहाँ? जैसिका ने कंधे उचकाए। एक मिनट, क्या तुम साथ चलोगी? आबरू उचकाए हाथ को घुमाकर सवाल किया। जैसिका ने गहरी सांस ली और फिर दांत पीसे। बिल्कुल साथ चलूंगी। ओ अच्छा। बिला वजह लबों को आपस में मिलाए कोट के शिकन दुरुस्त किए। वो पैकेट को अपने बैग में रख रही थी। मतलब ये साथ जाएगी और फिर फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं। गड़बड़ा कर जैसिका की तरफ देखा। वो बैग कंधे पर लटकाए इसे उठने का इशारा कर रही थी। मुझे देर करनी चाहिए ताकि नतीजा आज ना मिल सके। गाड़ी की चाबी उठाकर वो सोच चुका था क्या करना है। घड़ी के टिक टिक इस छोटे से कमरे में गूंज रही थी जहां इस वक्त सिगरेट का बेतहाशा धुआं इतना ज्यादा भर चुका था कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। कमरे का बंद दरवाजा और बंद खिड़कियां घुटन के साथ धुएं की तादाद बढ़ाने का मौजब बन रही थी। दुरान सिगरेट हाथ में थामे बेहाल हुलिये में बैठा था। इसे लाहौर से कराची आए आज 2 हफ्ते गुजर गए थे। इस दौरान दस्तगीर बेगम को इस दुनिया से गुजरे आज 1 हफ्ता हो चुका था और वो इनके जनाजे में एक अजनबी की तरह शिरकत करने गया था। खामोशी से सबसे पीछे खड़े होकर जनाजा पढ़ने के बाद वो इन्हीं कदमों वापस आ गया था। असमंत मलिक ने दस्तगीर बेगम की वफात से पहले ही तमाम कागजात इसके हवाले कर दिए थे। वो इन 2 हफ्तों में अनिल के घर में था और इस वक्त भी वो इसके मेहमान खाने में मौजूद था। फ्लैट का छोटा सा कमरा था जिसमें बामुश्किल एक सोफी सेट और लकड़ी की मेज रखी हुई थी। ऊपर नीचे 4 खिड़कियां थी जो बाहर की तरफ खुलती थी मगर इस वक्त बंद थी। सिगरेट को हाथ की उंगलियों में दबाए वो इस धुएं से बड़े कमरे में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए बैठा था जब कमरे का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होते अनिल की बेइख्तियार खांसने की आवाज पर मुंजमिन से मुतहरिक हुआ। वो मतवातर खांसते हुए आगे बढ़ा और तेजी से खिड़कियों को खोलने लगा। खिड़कियां खोलने के बाद लपक कर इस तक आया और दुरान की उंगलियों में जकड़ी सिगरेट को खींचकर मेज पर रखी प्याली में रगड़ दिया जिसको ऐश ट्रे बनाए दुरान राग से भर चुका था। ऐसे खुद को तकलीफ देने से क्या होगा? उन सब ने जो भी किया तुम्हारे उस अमल ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये नहीं चाहता था मैं, स्पॉट लहजे में कहा और सोफे की पुश से चेक लगाए बिखरे बालों में हाथ फेरा। वो तमाम जायदाद को बेच चुका था, वीजा लग चुका था और चंद दिन में ही इसकी अमेरिका के लिए प्रवास थी। क्यों नहीं चाहते थे? बात सुनो, वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे अब तो। इस बात को वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। तुमने जो किया बहुत बहुत अच्छा किया। अनिल ने सिगरेट की राख से बड़े प्याली उठाई और कमरे में रखे कूड़ेदान की तरफ कदम बढ़ाए। बहुत जल्द वापस कर दूंगा सब। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। अनिल ने तेवरी चढ़ाए उसकी तरफ देखा जो अब चेहरे को ऊपर उठाए छत को घूर रहा था। वही मेरे सब कुछ लगते हैं। दुरान की बात पर अनिल के कूड़ेदान में राख फेंकते हाथ मुंजमद हुए। मतलब मैं समझा नहीं। बवें इकट्ठी किए वो सवाल करता हुआ आगे बढ़ा। असमंत मलिक ही मेरे रियल फादर हैं। ताहनूस छत को घूरते हुए जवाब दिया। अनिल की हैरत से खुलती आंखें इसने नहीं देखी थी। क्या? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन ऐसा बेटा जिसे वो चाह कर भी कबूल नहीं कर सकते। सीधे होकर मुस्तरिब लहजे में जवाब दिया। फिर हैरानगी से आंखें खोले अनिल की तरफ देखा। मैंने जायदाद के कागजात सिर्फ ये सब कुछ बेचने के लिए नहीं निकलवाए थे, बल्कि और बहुत सी मालूमात चाहिए थी मुझे। तुमने उनसे बात की? कुछ पूछा? नहीं, जरूरत नहीं। जबरदस्ती अपना रिश्ता मनवाने का क्या फायदा? और वैसे भी मुझे अपना बेटा मानकर इनकी जग रसवाई है। मैं इनके किसी नेक अमल की निशानी नहीं हूँ। तंज बड़ा लहजा और इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट इसके अंदर की तकलीफ को छुपा नहीं सकी। अनिल ने बेदिली से प्याली एक तरफ रखी और इसी तरह शकन आलूद पेशानी के साथ सामने के सोफे पर विराजमान हुआ।
दुरान अब इसी लहजे में बोल रहा था। तुम्हें पता है, जिन बच्चों के माँ बाप की अलैदगी हो जाती है इनको ब्रोकन चाइल्ड कहते हैं, लेकिन मुझ जैसे बच्चों को क्या कहते हैं पता है? अनिल इसके सवाल पर खामोश रहा। अनवांटेड डर्टी चाइल्ड, वो मुस्कुरा रहा था। कर्मनाक लहजे में इसकी आवाज का भारीपन कमरे की खामोशी को चीर रहा था। नहीं, वो डर्टी चाइल्ड नहीं होते और ना तुम हो, समझे? तुम्हारे कह देने से पल भर को सुकून मिला, लेकिन हकीकत यही है। इसी तल्ख मुस्कुराहट को गहरा किया। हम जैसे बहुत कम होते हैं जो ना चाहते हुए भी वजूद में आते हैं। अगर मेरी माँ यहूदी ना होती तो शायद मैं भी किसी कचरे के ढेर में गल सड़ जाता। उसने पैदा करने के बाद भी तो छोड़ दिया। अनिल के बरजस्ता कहे गए जुमले पर वो पल भर को गैर मुहर्रिक हुआ, फिर आंखों को चूंधी किए मेज की सतह पर निगाह गाड़ी। एग्जैक्टली, यही तो पूछना है इससे कि अगर पैदा करने की हिम्मत कर ही ली थी तो फिर 1 साल बाद ही क्यों छोड़ दिया, और अगर छोड़ना ही था तो फिर बहुत से यतीम खाने भी होते हैं। दुरान, मेरी मानो तो सब भूलकर आगे बढ़ जाओ। देखो, दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और बहुत से तुम जैसे भी जिनकी कोई शिनाहत नहीं, कोई रिश्ता नहीं, वो भी तो जी रहे हैं। एक होता है रिश्तों का होना और एक होता है रिश्तों का ना होना, मगर रिश्तों का होकर भी ना होना। वो अब अनिल की आंखों में देख रहा था। मुझे लगता है मैं एक ना रुकने वाला पेंडोलियम हूँ जो पैदा होने के बाद से सिर्फ झूल रहा है। अनिल ने दुख से उसकी तरफ देखा, जो इस वक्त शायद अपने ख्वासों में नहीं था। बेमकसद, बेमायनी जिंदगी और मुंतशिर जहन। मुझे उलझन होती है खुद से, अपने जहन के इंतशार से। सब ठीक हो जाएगा दुरान, बस तुम अब दोबारा इन लोगों से कभी मत मिलना। ठीक तो अब भी सब हैं, फौरन सर उठाकर जवाब दिया। तो नॉर्मल हो जाओ यार, और जिंदगी से नाराजगी खत्म कर दो। जिंदगी से नहीं, जिंदगी देने वाले से नाराजगी है। तुम्हें क्या लगता है मैंने खुद को नॉर्मल करने की कभी कोशिश नहीं की होगी? उसकी आवाज की तलखी बढ़ गई थी। अब थकी सी आंखों में अनगिनत शिकवे झलक रहे थे। मैंने बहुत बहुत कोशिश की, जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को संभाला, समझाया, लेकिन हर बार मुझे एक नए दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला। वो तेवरी चढ़ाए फट पड़ा था। मैं जब जब अल्लाह के करीब गया, मुझे तब तब एक नई तकलीफ मिली। तुम्हें पता है इन 2 सालों में मैंने क्या किया? दान पीसे अनिल की तरफ देखकर सवाल किया, जबकि वो इसकी हालत पर दुख से देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया। बचपन में जिस किताब से मैं रूठ कर अल्लाह से दूर हुआ था, मैंने एक बार फिर उस किताब को सीने से लगाया कि शायद मुझे सुकून मिलेगा। मैं भी पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगूंगा। इसकी कनपट्टी की रगें उभर रही थीं और आंखों की सुर्खी अब आंखों के किनारों से आगे बढ़ रही थी। नतीजा क्या मिला? एक ऐसी सच्चाई जिसको जानकर मुझे खुद से घिन आने लगे। ठक की आवाज से दरवाजा खुला तो दोनों ने एक साथ सर उठाकर बाएं सिमत देखा। अनिल का छोटा भाई दरवाजे का पर्द थामे खड़ा था। अनिल भाई, कोई लड़की आई है, कह रही है दुरान भाई से मिलना है। लड़की? अनिल ने हैरत से पेशानी पर बल डाले। इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठता कमरे में दाखिल होती, सबरीना को देखकर हैरत से वहीं रुक गया। स्याह चादर में लिपटी वो कमरे के दरवाजे से आगे आकर रुक गई थी। दुरान, मैं बाहर हूँ, अनिल ने दुरान की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहा और फिर कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाजा लगा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो और यूं अकेली? गुस्से और हैरत से घूरते हुए कहा वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ। दुरान, मुझे माफ कर दो, मैं हाला और दादू के बहकावे में आ गई थी, लेकिन मेरी तुम्हारे लिए मोहब्बत सच्ची है। वो चंद कदम का फासला मिटाए अब बिल्कुल दुरान के सामने खड़ी थी। मैं इस मोहब्बत नामी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, जो जज्बा सच्चा हो इसे किसी भी गलत रास्ते का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। दुरान, मुझे माफ कर दो प्लीज। कर दिया माफ, चलो अब घर जाओ फौरन। जब से लब नीचे पुरसुकून लहजे में कहा। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जहां तुम जाओगे मैं वहीं चले जाऊंगी। मैं घर और उन सब रिश्तों को छोड़ दूंगी। बकवास बंद करो अपनी। जिन कदमों पर चलकर आई हो इन्हीं पर वापस जाओ घर। दुरान, समझ क्यों नहीं रहे? मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। बेख्तियार उसका पास होना दुरान के जब्त को खत्म कर गया। बाजू को झटका देते हुए उसे दूर किया
और मैं तुम्हारी इस सो कॉल्ड मोहब्बत से नफरत करता हूँ, हमेशा से करता हूँ और करता रहूंगा। नाक बिंजे सख्ती से जवाब देता। वो इसके धुआं होते चेहरे और फटी आंखों से बेइतनाई बढ़ते हुए था। तुम्हें एक बात समझा समझा कर थक चुका हूँ कि मुझसे मोहब्बत करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पीछे भागना बंद करो। दुरान की नफरत से आग बरसाती आंखों को वो तासुफ से देखती चंद सेकंड खामोशी के सुपुर्द कर गई और फिर वो फटे लहजे में उस पर बरस पड़ी। दुरान मलिक थके तुम नहीं, थक मैं गई हूँ। आवाज और जिस्म दोनों कांप रहे थे। हाँ, मैं थक गई हूँ। तुम जैसे इंसान से मोहब्बत करने के बाद मैंने अपनी जिंदगी जहन्नुम बना ली। तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं छोड़ती हूँ तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त। वो गुस्से में पागलों की तरह चीख रही थी। खाला, मामा, दादो सब ठीक कहते थे। तुम्हारी रगों में दौड़ता खून और तुम्हारा वजूद दोनों नापाक हैं। नाक बींचे हकारत से कहती वो जुबान की घूरती आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। मैंने 2 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं। अब तुम हो क्या? हाँ, तुम जैसे बच्चों को लोग गटरों में फेंक देते हैं, लेकिन हम सब ने तुम्हें इज्जत दी, नवीन ताया का नाम दिया, मेरे बाबा ने मोहब्बत दी। वो बिना ब्रेक के, बिना सोचे समझे बस बोले चली जा रही थी और दुरान उसके मुंह से निकलते जहर हुंदा तीरों को खुद में बेबस होते महसूस कर रहा था। लेकिन सच कहा है किसी ने, रगों में बहता खून किसी न किसी दिन तो असर दिखाता है और इसी का सिला हम सब भुगत रहे हैं। सर को हिलाते हुए नफरत से कहती वो सर से सिरक जाने वाली चादर से बेनियाज थी। एहसान फरामोश, घटिया इंसान, तुम तो दादू के मरने पर भी नहीं आए। वो जो भी थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के इतने सालों में तुम उनके घर रहे। वो तुम लफ्ज़ से मुहातिब करती, बदतमीजी के इंतहाओं को छू रही थी। लेकिन दस्तगीर बेगम की वकालत में कहे गए जुमले पर दुरान मुठिया भींचता हुआ चीखा, जाओ यहाँ से। मैं बचपन से दादो को गलत कहती थी, लेकिन आज मैं भी कहती हूँ, तुम काफिर हो दुरान, तुम काफिर हो। वो गुद्दी से चेहरा आगे किए गुस्से में चीख रही थी। दुरान ने बामुश्किल अपने गुस्से को जब्त किया और कदम आगे बढ़ाए, लेकिन वो तो जैसे आज सब हिसाब चुकता करने आई थी। बाजू से खींचकर दुरान को रोका। जा कहाँ रहे हो? सुनो अब सब, तुम सिर्फ यहूदी औरत के बेटे ही नहीं, बल्कि तुम उसके किसी गुनाह की पैदावार हो। दुरान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया था और फिर हाथ उठाकर एक गूंज के साथ सबीना की काल रंग गया। फिर वो वहां रुका नहीं था, तेजी से कमरे के दरवाजे को पूरा खोले बाहर निकल गया। हल्के शरबती रंग के शिर्ब शराटे की आवाज के साथ बोतल के मुंह से गिरती कांच के गिलास को बढ़ रही थी। हार्वी ने गिलास बढ़ते हुए निगाह ऊपर उठाई। हार्वी प्रोडक्शन के इस जदीद तर्ज के ऑफिस में इस वक्त 3 नफूस मौजूद थे, बुरहान, ब्रूस और हार्वी। वो तीनों एक मंसूबे का मुकम्मल ढांचा तैयार करने के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। एक मुकम्मल कामयाब मंसूबा इस दफा भी बुरहान और ब्रूस ने मिलकर तैयार किया था। बुरहान अपनी पहली फिल्म साइन पर एक बहुत बड़ी पार्टी देने जा रहा था, जो सिर्फ बज़ाहिर इसकी तरफ से दी गई एक पार्टी होगी। हकीकत में ये एक पार्टी नहीं, बहुत सब्र और तवील इंतजार के बाद जवेरिया के लिए बिछाया गया एक जाल था। मोन्टाज में मुनक्किद की गई ये तकरीब मुकम्मल तौर पर दुरान मलिक के हाथ से इस लड़की को ले निकलने का एक मंसूबा थी, जिसमें शेवन के भेजे गए आदमी भी शामिल थे। तो क्या लगता है दुरांग इस लड़की को साथ लाएगा? हार्वी के सवाल पर दाएं बाएं काउच पर विराजमान बुरहान और ब्रूस ने एक नजर एक दूसरे की तरफ देखा। हार्वी 3 कांच के ग्लासेस में शरबती महलूल उंडेल चुका था। बहुत नाकाबिले यकीन शख्स है। मुझे अब भी लगता है कि वो शायद ना आए और हमारी सारी तैयारी पर पानी फिर जाएगा। हार्वी ने सवाल करने के बाद खुद ही जवाब दिया और ये गिलास उठाए बुरहान की तरफ बढ़ाया। बुरहान ने सर को नफी में हिलाते हुए इसकी बात की तरदीद की। वो आएगा। बुरहान का लहजा पुरयकीन था। हार्वी के हाथ से गिलास थामता हुआ वो पुरएतमाद मुस्कुरा रहा था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हार्वी ने भवें उचकाई। बुरहान पुरसकून गिलास को थामे मुंह से लगाने के बाद घूंट पड़ रहा था। ब्रूस भी अब बुरहान की तरफ मतवज्जा था। दुरान अंकल यावर यानी कि सबरीना के वालिद से बेपनाह मोहब्बत करता था और अब इसी मोहब्बत की बना पर वो सबरीना की कोई बात नहीं टालता
और जवेरिया की पार्टी में शिरकत के लिए सबरीना ही इसे रजामंद करेगी। मतलब हमें मायूसी नहीं होगी। हार्वी ने पतीसी निकाली। ब्रूस की आंखें भी चमक उठी। बिल्कुल नहीं होगी। बुरहान के यकीन दिलाने पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। ब्रूस चहक कर आगे हुआ। तो फिर वक्त हुआ जाता है एक अदद ब्लास्ट का, पुरजोश लहजे में कहते हुए इसने अपने गिलास को आगे किया। बाकी दोनों नफूस ने भी अपने गिलास को हवा में उठाया और तीनों गिलासों को एक दूसरे के करीब किया। भूम। ब्रूस की आवाज के साथ गिलास के टकराने की आवाज थी और फिर तीनों के फलक शकाफ कह के हार्वी प्रोडक्शन की दरो दीवार में गूंज रहे थे। कमरे का दरवाजा खुलने पर इसने दुआ की सूरत चेहरे पर रखे हाथ हटाए और गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दुरान संजीदगी का पैकर बना ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। गो कि वो आज घर ही था लेकिन कमरे में नहीं था। कहाँ था ये नहीं पता चला। वो बहुत बार कमरे से बाहर भी गई लेकिन पता नहीं चला। अब भी वो ढीले से ट्राउजर और हुड में मलबूस ड्रेसिंग की तरफ जा रहा था। तीसरा दिन। हाँ, आज तीसरा दिन था उसकी इस बेरुखी का। वो इसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक रद्दअमल जाहिर कर रहा था। कुरान पढ़ाने की फरमाइश क्या कर दी, वो इसे फिर से देखना तक छोड़ चुका था। वही रूखा अंदाज, वही बात न करना। वो मध्यम सा मुस्कुरा दी, जाए नमाज समेटा और सर पर बांधा स्कार्फ ढीला किया। उठकर खड़ी हुई थी। हल्के कांसी रंग की फ्रॉक पैरों को छूने लगी। चंद मिनट के इंतजार के बाद दुरान ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो न चाहते हुए भी निगाह इस पर पड़ी जो पहले से ही इसकी तरफ देख रही थी। फौरन निगाहें चुरा ली। अपने महसूस लापरवाही बरतते अंदाज में सोफे के करीब आया तो जवेरिया इसके सोफे पर बैठने से पहले इसके सामने आन खड़ी हुई। क्या मोहब्बत के यकीन के लिए ऐसा कुछ मुश्किल मांग लिया मैंने? बेसाख्ता किए गए सवाल और जवेरिया के यूं सामने आने पर वो एक पल के लिए चौंका, लेकिन अगले ही पल निगाहें इसके चेहरे पर जमी थीं, जो दुरान का कद लंबा होने के बायस चेहरा ऊपर उठाए हुए थी। मुश्किल नहीं, नामुमकिन, स्पॉट लहजे में मुख्तसर जवाब दिया। 3 दिन बाद आहिर को जवेरिया ने ही बुलाने में पहल कर दी थी। जवेरिया की यकीन के लिए मांगी शर्त वो किसी सूरत पूरी करने के लिए तैयार नहीं था और यही वजह थी वो चुपचाप इसकी तरफ देखना, इसे बुलाना छोड़ चुका था। मोहब्बत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ये दिल लगी थोड़ी होती है कि नामुमकिन रस्तों को देखकर रास्ता ही बदल लिया जाए। तो शायद फिर ये मोहब्बत नहीं, दिल लगी ही थी। बरजस्ता रूखा जवाब दिया, आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए। वो जुबान से अपनी मोहब्बत को दिल लगी का नाम दिए। ये सोच रहा था कि शायद वो इसकी बात पर यकीन कर लेगी। दुरान, ये गलत है। क्या गलत है? आपका यूं पीछे हट जाना। लहजा पल भर को फीका पड़ा। बेशक दुरान का रवैया इसकी सोच के मुताबिक था, लेकिन इसका यूं मोहब्बत को दिल लगी कह देना इसे तकलीफ दे गया। मैं पीछे तो नहीं हटा, मोहब्बत अब भी है तुमसे, बस अब यकीन नहीं दिलाना तुम्हें। इसकी उतरी सूरत देखकर फौरन अपनी पहली बात की तरदीद की और कमरे के दोनों अतराफ में हाथ धरकर जवेरिया के चेहरे पर से नजर हटाकर सामने दीवार पर गाड़ी। आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे भाग रहे हैं? जवेरिया ने बवें इकट्ठे किए सवाल किया और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए खुद ही जवाब दिया। आप मुझसे नहीं, खुद के असल से भाग रहे हैं। तुम नहीं जानती मुझे। रुख मोड़े फिर से इसकी सियाह आंखों में झांका, जो पूरे तमाद मगर दिलकशी का समा बनी इतने करीब खड़ी थी। जान लेना और मोहब्बत करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम फिर उलझ किस बात पर रही हो? उलझ कर सुलझाना चाहती हूँ सब। क्या सुलझाना चाहती हो? जो आप में उलझा है। मोहब्बत बड़ा लहजा था। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में झांकते लम्हे को वक्त के सिरकने के हवाले कर चुके थे। मुझे जानकर दम घुटेगा और जिन उलझी गुत्थियों को सुलझाने बैठोगी वहीं हाथों से लिपट कर तुम्हारी कलाइयां काट देंगी। दुरान का लहजा और संजीदगी अब किसी कर्ब में डूबा हुआ लग रहा था। खुशनसीबी होगी मेरी अगर यूं मौत आए। वो बिला की डीड साबित हुई थी। मुझे जानना है सब। क्या? दुरान ने आहिस्तगी से पूछा। आपका माजी, अल्लाह से नाराजगी की वजह। तमानियत से कहते हुए वो और करीब हुई और फिर इस पत्थर जैसे सीने पर सर रख दिया। एक लम्हे को जैसे सब सिमट गया। मैं ही हूँ वो दुरान, बस अंदर ही अंदर घुलने का वक्त खत्म हुआ। मैं ही हूँ वो जिसके आगे आपको रोना है।
आंखें मूंदे वो धीमी मगर मधुर आवाज में कहती हुई इसकी बेतरतीब धड़कनों को सुन रही थी। 1 2 3 4 सेकंड। दुरान ने सख्ती से बाजू दबोच कर एक झटके से खुद से अलग किया। वो लड़खड़ा गई। जिस लिमिट तक रख रहा हूं वहीं तक रहो, दांत पीसते सख्त लहजे में कहता वो दुरान बहुत मुख्तलिफ था। अब की बार आंखों में गुस्सा था। आखिर को क्यों? वो फटी आंखों से दुरान को देख रही थी। पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, हमें जाना है, स्पॉट लहजे में कहता वो आगे बढ़ा, सिगरेट उठाया और आउटडोर की तरफ बढ़ गया। दुरान के ऐसे रूखे लबो लहजे की वो हरगिज हकदार नहीं थी। एक पल के लिए उसका वजूद गैर मुहर्रिक हुआ, फिर आहिस्तगी से रुख मोड़े इसकी तरफ देखा, जो शीशे के उस पार तालाब के किनारे पर चक्कर लगाते हुए परेशानी से पेशानी से हिलाता अब सिगरेट के कश लगा रहा था। दुरान का ये मुस्तरिपन और ये रूखा लहजा अजीब था, लेकिन न जाने क्यों आज इसके इस रूखे लहजे पर इसका दिल नहीं दुखा था, बल्कि इसे परेशानी लाहक हुई थी। दुरान को बागौर जांचती नजरों से देखती वो खुद उलझ रही थी। वो किसी बहुत ही बड़ी परेशानी में मुब्तला लग रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो इसे यूं परेशान किए हुए था। शाम को बुरहान और सबरीना ने तकरीब रखी थी, जहां ना सिर्फ इसे इनको मदऊ किया गया था, बल्कि सबरीना के इसरार पर दुरान इसको साथ ले जाने पर रजामंद हुआ था। कितने हफ्तों बाद वो इस महल की दरो दीवार से बाहर जा रही थी। इस कमरे की हर चीज से लेकर इसकी महक तक से अपनायत हो गई थी, लेकिन ये अपनायत और ये उनसियत शीशे की दीवार के पार खड़े उस शख्स की मोहब्बत से कहीं कम थी। ऐसी मोहब्बत जो दुरान के इस रवैये से हरगिज कम नहीं हो सकती थी। मोहब्बत कभी कम नहीं होती, जो कम हो वो मोहब्बत नहीं होती। कम होने पर तो एक दिन सब खत्म हो जाता है। सच्ची मोहब्बत खत्म नहीं हुआ करती, वो तो परवान चढ़ती है, एक दर्जे के बाद दूसरा दर्जा, फिर यूं ही सफर तय करती रहती है। मोहब्बत के बाद इश्क का दर्जा। हाँ दुरान मलिक, मेरी मोहब्बत अब परवान चढ़ चुकी है। आउटडोर में तैराकी के तालाब के पास खड़ा वो अब रुख दूसरी तरफ मोड़ चुका था, जहां सूरज आहिस्ता आहिस्ता शाम में डलने से पहले अपनी किरणों का रंग बदल रहा था। वो सीधा कमरे की 2 पट वाली खुली खिड़की के पार बिजली की तारों का जाल और इसके नीचे भागते दौड़ते बच्चे, डूबता सूरज और कराची की रंग बदलता मौसम सब पर पड़ती इसकी ये निगाह शायद आखिरी थी। पिछले 1 घंटे से वो यहाँ बिना मकसद खड़ा था। एक हाथ स्याह पैंट की जेब में डाल रखा था, जबकि दूसरे हाथ में हाकी लिफाफा था जो बंद था। सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और आज रात की रवानगी थी। गहरी सांस लेकर हाथ में पकड़ा लिफाफा खोला। रवानगी से 1 दिन पहले आप इस एनवलप को खोलेंगे। इसमें आपका खुफिया नाम दर्ज है। ये नाम सिर्फ आप और हम जानते होंगे, और जहां भी कोई आपको इस नाम से पुकारेगा समझ जाइएगा वो हमारा बंदा है। जहन में इब्राहिम खान के कहे हुए अल्फाज की बाज गश्त गूंज रही थी और हाथ एहतियात से लिफाफे को खोल रहे थे। हाकी लिफाफे में एक सफेद कार्ड था, जिसे इसने उंगली की पोरों में दबाकर बाहर निकाला। सफेद कार्ड के बिल्कुल वस्त में दर्ज खुफिया नाम खुरचने के लिए कहा गया था। इसने जल्दी से पेंट की जेब में हाथ डाला और चंद सेकंड बाद ही इसके हाथ में एक अदद सिक्का था। कार्ड को हथेली पर रखे एहतियात से छुपे हुए हिस्से को खुरचा और झाड़ा। स्याह रंग में लिखा नाम अब वाज़िह था, बासिल। सन 1980 नवंबर की ये हसीन सुबह उसे यूं किस्मत से अमेरिका ले आई थी। जहाज के पहिए जैसे ही जमीन की सतह को छूने के करीब हो रहे थे, इसके साथ ही इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। जहाज से उतरकर एयरपोर्ट के इंतजार खाने तक का सफर वो हैरत से इधर उधर देखते हुए तय कर रहा था। सब कुछ निखरा सा एक अलग जदीद दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। ग्रे रंग के खुले पांचों वाली ड्रेस पैंट जेबे तन किए, जिसे तकरीबन पैंट की नाव पर बांध रखा था। इसके ऊपर हल्के नीले रंग की ड्रेस शर्ट पहने वो 22 साल का खूबसूरत जवान अब बिशाशत से इर्द गिर्द देखकर मुस्कुरा रहा था। इंतजार खाने से थोड़ा सा आगे बड़े से जंगले के पास तमाम मुसाफिर पार खड़े उनको लेने के लिए पहुंचे अहबाब और रिश्तेदारों को देखकर खुश हो रहे थे।
वो अपने बैग को कंधे पर डाले आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मतलाशी निगाहें इर्द गिर्द दौड़ा रहा था। चंद सेकंड की तवक्कुफ के बाद ही इसे अपना मतलूबा शख्स सामने दिखाई दिया, जो पुरजोश अंदाज में इसकी तरफ बढ़ रहा था। सफेद शर्ट, नीली जीन्स में मलबूस 32 साला नवीन मलिक जितना पुरजोश इसकी तरफ बढ़ रहा था, इससे कहीं ज्यादा गर्मजोशी में बगलगीर हुआ। चंद सेकंड इसे यूं ही गले लगाने के बाद इसे अलग हुआ और हंसते हुए इसे दोनों कंधों से थाम लिया। कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? असफंद मलिक ने भी जवाबी पुरजोश लहजे में दांत निकाले सवाल पर सवाल किया। बहुत खूब, तुम तो बिल्कुल चाचू की कॉपी निकले भाई, बहुत हैंडसम, और इन 3 सालों में क्या कद निकाला है। नवीन ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए तारीफ की। वो इस तारीफ पर पल भर को लजाजत से मुस्कुराया। बस करें नवीन भाई, आपसे तो कम ही हैंडसम हूँ। खुद को देखें, कहीं से लगता है कि आप 32 साल के हैं। अरे ये तो बस ऊपरली चमचम है, अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ सफर कैसा रहा? नवीन ने हाथ के इशारे से इसे आगे बढ़ने के लिए कहा। असवंद बैग को कंधे पर दुरुस्त करता हुआ हम कदम हुआ। सफर तो बहुत अच्छा रहा, बस खुशी में सो नहीं सका। हंसते हुए वो दोनों एयरपोर्ट की राहदारी से आगे पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर में पार्किंग में एक कतार में लगी गाड़ियों में से एक गाड़ी के पास नवीन रुक गया। इसके हाथ से सामान लेकर गाड़ी में रखने के बाद वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, जबकि असफंद बराबर की फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। घर वाले कैसे हैं सब? खत का जवाब देने का वक्त ही नहीं होता, और जब तक यहाँ से खत पाकिस्तान पहुंचता है यहाँ के हालात ही बदल चुके होते हैं। नवीन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक निगाह इस पर डाली। वो सीट बेल्ट बांध रहा था। सब ठीक ठाक, सलाम कह रहे थे आपको सब। आप बताएं कैसा जा रहा है कैफे? मतवाजन लहजे में सवाल पूछता वो अब नवीन की तरफ मतवजा था, जो गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। बेहतरीन, अब तो साथ एक छोटा होटल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत खूब, मतलब बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। असफंद ने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए इस्ताइज से कहा, और फिर उंगली के बीच दबे कार्ड को नवीन की तरफ बढ़ाते हुए गोया हुआ। नवीन भाई, ये इस एड्रेस पर छोड़ दें मुझे। मतलब? नवीन ने स्टीयरिंग को थामे बवें इकट्ठी की, एक निगाह कार्ड पर डाली और फिर हफ्गी से सामने जमा दी। मैंने होटल की बुकिंग करवाई है। मैंने सोचा जिस वक्त तक कंपनी रिहाइश का इंतजाम नहीं कर देती मैं होटल में रिहाइश कर लूंगा। कर दी ना खैरों वाली बात। मैं तुम्हें होटल में हरगिज नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो बस। नवीन भाई। असफंद ने तज़बज़ब में सर झुकाया। अरे क्या नवीन भाई, 2 कमरों का घर है लेकिन दिल कहीं बड़ा है मेरा। नवीन ने हफ्गी जाहिर की और निगाहें फिर से सामने जमा दी। नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, वो दरअसल झिझक है भाभी। ओह अच्छा, किंजा की वजह से झिझक है। बेफिक्र हो जाओ, बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर। बहुत अच्छी आदत की बाइहलाक है। अच्छा? असफंद अब भी तज़बज़ब का शिकार था। नवीन ने अमेरिका में एक यहूदी औरत से शादी कर ली थी। पाकिस्तान में तो इन लोगों को बस पिछले साल इसने खत में लिख भेजा था कि वो यही शादी कर रहा है। नवीन ने तो ये खबर बहुत आम से अंदाज में भेजी थी, लेकिन मलिक हाउस में इस खबर की वजह से एक तूफान बरपा हुआ था। दस्तगीर बेगम का ख्वाब था कि नवीन उनकी बेटी असमत से शादी करता, लेकिन ख्वाब अब ख्वाब ही रह गया था। ये रखो अपने पास अपनी चिट। तुम मेरे घर जा रहे हो और जब तक चाहो वहां आराम से रह सकते हो। नवीन ने हाथ बढ़ाकर कार्ड थामे इसके हाथ को पीछे किया। असमत ने सर झुकाकर इस बात में सर हिला दिया। अनिल स्याह कोट पैंट में मलबूस, सलीके से जेल ज़दा बालों की एक तरफ मांग निकाले, शीशे के बने काउंटर पर कोहनी टिकाए खड़ा था। काउंटर के पार रिसेप्शन लड़की हाथ में पकड़ी रसीद के नंबर को कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी। सर, ये रिपोर्ट नंबर तो यहाँ से जा चुकी है। लड़की ने काउंटर पर रसीद रखते हुए निगाहें अनिल की तरफ मोड़े कहा। अनिल ने हैरत से माथे पर शिकन डाले। क्या मतलब? जी सर, 1 मिनट। लड़की ने हाथ से इशारा किया और फिर काउंटर पर रखे कीबोर्ड पर फिर से उंगलियां चलाने लगी। अनिल इसी तरह हैरत से बवें सुकेड़े बेयकीन खड़ा था। 2 दिन पहले वो और जैसिका फिंगरप्रिंट्स के लिए इनको वो पैकेट देकर गए थे, जिसके नतीजे की रिपोर्ट आज निकलनी थी।
इसे अच्छी तरह याद था कि वो पैसे दुरान के कहने पर इसी ने लिफाफे में डाले थे, लेकिन इसे इस बात की तसल्ली थी कि फिंगरप्रिंट्स के नतीजे की रिपोर्ट्स लेने इसे ही आना था। दुरान ने इसे एक आदमी का तमाम बायोडेटा दर्ज करके एक गलत रिपोर्ट तैयार कर दी थी, जो इसे अब असल रिपोर्ट के साथ बदलनी थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो गया था। सर मिस जेसिका फ्रैंक 1 घंटा पहले यहाँ से रिपोर्ट ले जा चुकी हैं। लड़की की आवाज पर अनिल ने चौंक कर चेहरा ऊपर उठाया। पल भर में ही आंखें फैल गईं और माथा बुरी तरह ठनका। जेसिका? हैरत का शदीद झटका था, लेकिन साथ ही सच खुल जाने का खौफ। सर, क्या कोई और मदद कर सकते हैं? नहीं शुक्रिया, अनिल ने घबराहट में जवाब दिया और पलटा। बोझल से कदम लैब से बाहर जा रहे थे, जबकि उंगलियां तेजी से फोन की स्क्रीन पर टिपटिपा रही थीं। सुनहरी रंग का लेदर गाउन नुमा फ्रॉक इसकी गंदमी रंगत पर पहना हुआ जच रहा था। हर दफा की तरह वो सिर्फ नाम की मिसेस दुरांग बनी इस खूबसूरत कमरे के ड्रेसिंग रूम में कद आदम आईने के सामने लगी आरामदेह कुर्सी पर विराजमान थी। इस पर झुकी लड़की पिछले 20 मिनट से इसके चेहरे को कैनवस समझकर मुतली ब्रश चला रही थी। डीले से एक तरफ जूड़े में मुकैयद बहाल, जूड़े से निकली गर्दन पर झूलती लटें, दिल फरेब जाजिबे नजर मेकअप, वो कोई कैनवस नहीं थी। वो यूं ही कुर्सी की पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे और चेहरा ऊपर उठाए बैठी थी, जब अचानक नाक के नथनों में दुरान की महसूस दिल फरेब खुशबू घुसी। आंखें बंद थीं, लेकिन दिल ने गवाही दी कि वो यहाँ आया है। दुरान हाथ में एक छोटी सी स्याह डिबिया थामे जैसे ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, कदम न चाहते हुए भी थम गए। वो जो सादगी में भी दिल को इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती थी, इस सिंगार में तो वो तिलिस्म होशरुबा लग रही थी। दुरान की मौजूदगी को महसूस करती हुई जहां लड़की सीधी हुई, वहां जवेरिया ने आहिस्तेगी से आंखें खोली तो वो करीब खड़ा इसे ही देख रहा था, निगाहों में मोजज़न बेपनाह मोहब्बत का समुंदर। दोपहर की बेरुखी बरतने वाली निगाहों से यकसर मुख्तलिफ था। दुरान की निगाहों से तसादुम ने दिल की धड़कने की रफ्तार को क्या बढ़ाया। इसकी लाबनी पलकें गालों पर लड़स कर झुक गईं। दुरान ने फौरन हिजालत से निगाहें चुराईं और फिर हाथ में पकड़ी डिबिया पास खड़ी लड़की की तरफ बढ़ाई। ये पहनाना है इन्हें। ओके सर, लड़की ने मुस्कुराकर डिबिया हाथ में थामी तो जवेरिया ने चौंक कर पहले स्याह डिब्बी और फिर दुरान की तरफ देखा, जो स्पॉट चेहरे के साथ पलटकर अब अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ रहा था। लड़की ने एहतियात से डिब्बी को पास पड़ी मेज पर रखा और जवेरिया के चेहरे पर फिर से ब्रश चलाने लगी। चंद सेकंड के बाद इसने जवेरिया का चेहरा सीधा करने के लिए कहा और खुद मेज पर रखी डिबिया को उठाया। दुरान अब कोट पहन चुका था। स्पॉट चेहरा झुकाए गहरे बुरे गर्म कोट की आस्तीन को थामे कफलिंग लगाता वो यहाँ उसकी और लड़की की मौजूदगी से हद दर्जा बेनियाजी बढ़ते हुए था। लड़की ने जैसे ही स्याह लेदर की डिबिया को खोला, चांदनी रंग के छोटे से कानों में पहनने वाली चिकोर शक्ल की बालियां थीं, जिन पर बहुत छोटे नफीस सफेद नगीने जुड़े थे। कानों की इन जदीद तर्ज के बालियों के गिर्द डिब्बी में एक अदद चूड़ी नुमा ब्रेसलेट भी मौजूद था, जो इसी तरह चकोर शक्ल का था और इस पर भी इसी तर्ज के नगीने जड़े थे। मेकअप आर्टिस्ट अब बाली को इसके कान में पहनाकर इनके लॉक को बंद करने की कोशिश में थी। वो इसके कानों के पास झुकी बार बार बाली को निकालकर फिर से पहना रही थी। क्या हुआ, क्या मसला है? दुरान की आवाज पर जहां वो लड़की सीधी हुई, वहां जवेरिया ने भी निगाह दुरान पर उठाई। वह वे इकट्ठी किए वो लड़की से इसकी उलझन की वजह पूछ रहा था। सर, इसका लॉक बहुत अजीब है, बहुत कोशिश के बावजूद मुझसे नहीं लग रहा है। लड़की ने शर्मिंदा लहजे में अपनी परेशानी का जवाब बताया। मुझे दें और हटे पीछे। दुरान ने हथेली खोलते हुए सामने की। लड़की ने हाथ में पकड़ी बाली दुरान के हाथ पर रखी। क्या इनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? बालियों को हाथ में रखे आबरू उचकाए लड़की से सवाल किया। जी सर, बस ये जेवरात। आप जा सकती हैं, ये मैं कर लूंगा। दुरान ने स्पॉट लहजे में हुक्म दिया तो लड़की ने सर को इस बात में हिलाया और अपने बैग को उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसके जाने के बाद दुरान ने हाथ में पकड़ी बाली को उंगली की पोर में घुमाया और आंखों को चुंदी किए देखा। फिर हैरान बैठी जवेरिया की हालत से बेनियाजी बरतते झुका।
आहिस्तगी से इसकी कान की लू को थामा। जैसे ही दुरान की उंगलियों ने कान की लू को छुआ, वो जो मुजस्सिम बनी बैठी थी, पूरा वजूद दिल बनकर धड़कने लगा। दुरान ने 1 सेकंड में लॉक को बंद किया और फिर इसके दूसरे कान की तरफ झुका। अब की बार जवेरिया ने आईने में अक्स को देखा। इसके पीछे खड़ा वो दुरान मलिक ही था जो इसके कान में बाली पहना रहा था। क्या था वो? पल में कुछ और पल में कुछ। दोपहर को इसे खुद से अलग करता हुआ और अब इस पर झुका, इसे जेवर पहनाता हुआ। क्या दुरान का ये रूप भी है? हैरत दर हैरत थी। दोनों कानों की लू में झूलती वो भालियां बहुत छोटी थी, लेकिन वो कान की लू को जकड़े कान की हड्डी पर एक बेल की तरह चढ़ रही थी। हाथ आगे करो। दुरान की आवाज पर सटपटा कर इसने ऊपर देखा। वो अब हाथ में चांदी रंग का कड़ा थामे खड़ा था। जवेरिया ने सरासिमगी में बाजू ऊपर उठाया तो इसने आहिस्तगी से कलाई थामी और हाथ में पकड़ा वो कड़ा कलाई में घुमा कर इसके लॉक को बंद किया। दुरान के मोबाइल पर बजती रिंग टोन पर वो इसके बाजू को यूं ही हवा में छोड़कर दूर हुआ और फिर फोन कान से लगाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हेलो हूँ, बोलो। फोन कान से लगाए आगे बढ़ता वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया था, जबकि वो अब भी वहीं वर्ता हैरत में मुजस्सिम बनी खुद को आईने में देख रही थी। वो हर मुकाम से पहले, वो हर मुकाम के बाद, वो हर मुकाम से पहले, वो हर मुकाम के बाद। सहर थी शाम से पहले, सहर है शाम के बाद। हर इनकलाब मुबारक, हर इनकलाब अजाब, हर इनकलाब मुबारक, हर इनकलाब अजाब। शिकस्ते जाम से पहले, शिकस्ते जाम के बाद। मुझी पे इतनी तवज्जा, मुझी से इतना गरेज, मुझी पे इतनी तवज्जा, मुझी से इतना गरेज। मेरे सलाम से पहले, मेरे सलाम के बाद। चिराग बज़्म सितम है, हमारा हाल ना पूछ। चिराग बज़्म सितम है, हमारा हाल ना पूछ। जले थे शाम से पहले, बुझे हैं शाम के बाद। ये रात कुछ भी नहीं थी, ये रात सब कुछ है। ये रात कुछ भी नहीं थी, ये रात सब कुछ है। तुलूहे जाम से पहले, तुलूहे जाम के बाद। वही जुबां, वही बातें, मगर है कितना फर्क। वही जुबां, वही बातें, मगर है कितना फर्क। तुम्हारे नाम से पहले, तुम्हारे नाम के बाद। हयाते गर ये शबनम, हयाते रक्से शरर। हयाते गर ये शबनम, हयाते रक्स शरर। तेरे प्याम से पहले, तेरे प्याम के बाद। ये तर्ज़े फिक्रिया रंगे सुहन कहाँ काबिल। ये तर्ज़े फिक्रिया रंगे सुहन कहाँ काबिल। तेरे कलाम से पहले, तेरे कलाम के बाद। चमचमाती इमारत के बाहर लगे बड़े से तख्ते पर लिखे सुर्ख अल्फाज जगमगा रहे थे। दी ओपन थिएटर ऑडिशन ऑफ स्टंटमैन, लॉस एंजलिस एंड शिकागो स्टंट परफॉर्मेंसेस। इमारत में दाखिल होते ही तवील राहदारी के बाद बड़े से हॉल में कितार दर कितार लगी नशिस्तों पर बैठे लड़कों में वो भी सर झुकाए बैठा था। स्याह टी शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस 22 साला दुरान मलिक। इसकी शर्ट पर लगे कार्ड पर 07 नंबर जगमगा रहा था। दोनों हाथों की मुट्ठियों को आपस में मिलाए इर्द गिर्द के शोर से बेनियाजी गहरी सोच में गर्क वो बज़ाहिर अपनी बारी के इंतजार में था, लेकिन जहन में जलते अलाव और ही सोचों में गर्क किए हुए थे। आखिर को नवीन मलिक की तमाम जायदाद बेचने के बाद पाकिस्तान से अमेरिका आए इसे आज 2 हफ्ते हो चुके थे। ये 2 हफ्ते बेकार होटल में गुजारने के बाद वो आज स्टंटमैन के ऑडिशन के लिए आया था, जिसके लिए 2 दिन पहले ही इसने फॉर्म पुर किया था। आज इन 200 लड़कों में वो भी शामिल था। वो सब लड़के अमेरिका मुख्तलिफ अकेडमी से महारत हासिल करने के बाद ऑडिशन देने पहुंचे, जिनमें एक वाहिद वो था जिसके पास बाकायदा किसी भी इदारे का सर्टिफिकेट नहीं था। नंबर 07। हॉल में गूंजती अनाउंसमेंट पर इसने झुका सर ऊपर उठाया। ये इसी का नंबर था जो अब 3 घंटे के तवील इंतजार के बाद पुकारा जा रहा था। नंबर 07, आपसे गुजारिश है थिएटर में तशरीफ लाइए। अनाउंसमेंट होते ही वो उठ खड़ा हुआ था और अब खुद पर गड़ी सबकी नजरों को महसूस करता थिएटर की तरफ बढ़ रहा था। बड़े से सुर्ख पर्दे को हटाकर जैसे ही वो आगे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा स्टेज था जो आम स्टेजों से बहुत मुख्तलिफ था।
सामने तैराकी तालाब था, एक तरफ मुख्तलिफ वेट लिफ्टिंग का साजो सामान और सामने लगी नशिस्तों पर विराजमान 7 लोग इस ऑडिशन के जज थे। ये 2 खवातीन और 5 मर्द थे। आपका नाम? इसके माइक पर पहुंचते ही सबसे पहला सवाल नशिस्त के दरमियान में बैठी खातून ने ही पूछा था। दुरान मलिक। दुरान, आपकी स्किल्स में तो बहुत कुछ लिखा है, आप खुद बताएंगे क्या ये सब? ये बहुत दिलचस्प है कि आप बिना कोई अकेडमी से महारती मशक के लिए ही इतनी चीजों में महारत रखते हैं। अब की बार बोलने वाला उडेर उमर शख्स था। दुरान ने माइक को थामे मुंह के करीब किया और फिर थिएटर में इसकी भारी आवाज गूंज उठी। पहाड़ों की चढ़ाई, स्केटिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, मार्शल आर्ट्स, घुड़सवारी और आतिशबाजी के इस्तेमाल में इजाफी तजुर्बा। दुरान ने माइक के करीब चेहरा किए मतवाजन लहजे में एक के बाद दूसरी महारत का नाम लिया। हम ऑडिशन में इनमें से किसी भी महारत को जान सकते हैं, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल, हर तरह से। स्टेज के सामने ये स्विमिंग के पूल को देख रहे हैं? सामने बैठे नफूस में से एक ने पानी के तालाब की तरफ इशारा किया। दुरान ने इस बात में सर हिलाया। तो पहले तैराकी की जांच हो जाए? जैसा आप चाहें। दुरान ने लब बिंचे तैराकी के लिए हामी भरी और कदम आगे बढ़ाए। स्टेज से बिल्कुल नीचे बनाया गया तैराकी का तालाबी शफाफ नीले पानी से भरा हुआ था। 1 मिनट रुको, तैराकी नहीं करवानी, इसे कुछ खास करवाना चाहिए। तीसरे नंबर पर बैठे जज की आवाज हॉल में गूंजी। दुरान के कदम थमे, साथ ही वहां मौजूद बाकी तमाम जज हजरात की निगाहें भी इस जज की तरफ घूम गईं। वो आंखें चूंदी किए अब दुरान की फाइल पर निगाह झुकाए हुए था, फिर गहरी सांस लेते हुए चेहरा ऊपर उठाया। अगर ये स्कूबा ड्राइविंग में महारत रखता है तो मुझे ये देखना है कि ये कितनी देर पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन रह सकता है। वो अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए अपनी बात की वजाहत कर रहा था। बाकी सब जजेस अब दुरान की तरफ देख रहे थे। दुरान, क्या तुम ये कर सकते हो? फ्री डाइविंग बिना ऑक्सीजन कितनी देर तुम पानी में रह सकते हो? आबरू झुकाए इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। बिल्कुल कर सकता हूँ, दुरान ने संजीदगी से बरजस्ता जवाब दिया। क्या तुम जानते हो बिना ऑक्सीजन डूबे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? जज ने अपनी 2 उंगलियों में फंसे कलम को घुमाते हुए इस्तेज़ाइया लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, दुरान ने कतियत से जवाब दिया। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना खौफ ना ही हिचकिचाहट। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 19 मिनट और 30 सेकंड है, लेकिन मैं तुम्हें 10 मिनट तक ही पानी में रहने पर मुंतहिब कर लूंगा। बावें चुकाई इसने जताते हुए कहा, जबकि बाकी सब जजेस हैरत से कभी दुरान और कभी उसकी तरफ देख रहे थे। ठीक है, तो तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। दुरान जज का जुमला मुकम्मल अदा होने से पहले ही शर्ट उतार कर तालाब में छलांग लगा चुका था। अब सबकी निगाहें घड़ी पर जमी थीं। 1 मिनट, 2, 3, 4, 5 वक्त सिरक रहा था और सबकी निगाहें मतवातर तालाब से घड़ी और घड़ी से तालाब की तरफ सफर कर रही थीं। 10 मिनट से ऊपर वक्त जा रहा है, जज खातून ने होनिक चेहरे के साथ माइक में कहा। घड़ी के टिक टिक पूरे हॉल में गूंज रही थी। सबकी पेशानी पर अब बल पड़ रहे थे। जज खातून ने बेचैनी से बाकी जजेस की तरफ देखा जो चुपचाप बैठे थे। घड़ी अब 12 मिनट दिखा रही थी। शानदार। वस्त में बैठे जज ने लबों को सताइशी बाहर निकालते हुए सर को जुम्बिश दी, जबकि साथ बैठी खातून ने परेशानी से अपना चेहरा माइक के करीब किया। 13 मिनट, ये बहुत ज्यादा है। देखो इसको, ये स्टंटमैन ऑडिशन है, कोई रियलिटी शो नहीं। स्टेज पर हाथ बांधे खड़े 2 लड़के भागते हुए तालाब की तरफ बढ़े। घड़ी की सुइयां सराय से 13 मिनट से आगे बढ़ रही थीं। सब जज अब गुस्से से टास्क देने वाले जज को घूर रहे थे, जो अब भी निगाहें घड़ी पर जमाए स्पॉट बैठा था। ओ जीसस, निकालो इसको बाहर, ये क्या पागलपन है, इसकी जान भी जा सकती है। एक और जज खड़े होते हुए चीखा था। इसी वक्त दुरान उछलकर पानी की सतह के ऊपर आया। सबकी अटकी सांसें बहाल हुईं और चेहरे की इस पेट पड़ती रंगत में फिर से खून की लहर दौड़ी। घड़ी 13 मिनट और 40 सेकंड का वक्त दिखा रही थी। दुरान मुकम्मल भीगा, गीले बालों में उंगलियां फेरता अब स्टेज पर खड़ा था। तमाम जजेस अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े हो चुके थे और अब से ताइशी निगाहों से दुरान की तरफ देखते हुए तालियां बजा रहे थे। ये हैरान कुन था। तुम कमाल हो, आओ और अपना मुंतहिब कार्ड ले जाओ।
जज ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पुकारा। कुछ देर पहले वाली इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट अब गायब थी। दुरान इसी तरह भीगा हुआ अब जज की डेस्क की तरफ बढ़ रहा था। वो करीब आया और टास्क देने वाले जज ने इसे गले लगाया। वेल डन बासिल। एक सरगोशी थी जो इसके कान में हुई। दुरान के कान खड़े हुए। इसने मुस्कुराते हुए दुरान को खुद से अलग किया। दूसरे जज सताइशी निगाहों से इसे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दुरान की निगाहें इसी जज पर टिकी थीं, जो अब कोर्ट के शिकन दुरुस्त करता हुआ वापस अपनी निशस्त पर बैठ रहा था। सफेद गाड़ी से उतरने वाली वो लंबे पूरे गर्म कोट में मलबूस लड़की थी। सुनहरी और बड़े रंग के मिलाप वाले कंधों तक आते बाल खुले छोड़ रखे थे। गले के गिर्द लिपटा जर्द ऊन का स्कार्फ इसकी चमकती रंगत पर जच रहा था। लंबी गर्दन पर बेज़वी चेहरा और इस पर सहर फूंक देने वाले नफूश किसी भी देखने वाले को पल भर में अपनी दिलकशी का असीर कर सकते थे। गाड़ी के दरवाजे का लॉक बंद करने के बाद वो अब कंधे पर स्याह बैग की स्ट्रिप को दुरुस्त करती हुई आगे बढ़ रही थी। ये इसकी निगाह का मरकज बने घर की सुर्ख ईंटों वाली रोज थी, जो घर के सामने खुले लॉन में से गुजरकर घर के सफेद रंग के गेट तक ले जाती थी। हसीन नफूश के साथ लंबा कट काट इसके पुरकशिश सरापे में इजाफे का बायस बन रहा था। सफेद दरवाजे के सामने आने के बाद इसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक अदद चाबी समेत हाथ बाहर निकाला। चाबी को दरवाजे के लॉक में घुमाया और इसी लम्हे हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। घर में दाखिल होते ही वो अपनी गर्दन के गिर्द लिपटे गर्म मफलर को उतारती हुई आगे बढ़ रही थी कि इसी लम्हे घर की खामोशी में उठने वाली खटपिट की आवाज पर चौंक के रुकी। बैरूनी दरवाजे से आगे की राहदारी गुजरने के बाद लाउंज में 2 कमरों के दरवाजे खुले थे, जिसमें से एक कमरे में से आती आवाजों पर वो अब फटी फटी आंखों के साथ कान खड़े किए इस कमरे की जानिब देख रही थी। वो रोजे शाम 7 बजे घर पहुंच जाती थी, जबकि नवीन के आने का कोई वक्त मुय्यन नहीं था, लेकिन वो कभी इससे पहले घर नहीं आता था और अगर आ भी जाता था तो इस कमरे में तो हरगिज नहीं जाता था, जिससे इस वक्त इसे मशकूक आवाजें सुनाई दे रही थीं। कमरे से आती आवाजों से साफ जाहिर था कि कमरे में इस वक्त कोई मौजूद है। इसने खौफ से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और लपक कर सोफे के सामने रखे मेज पर से गुलदहान उठाया। उजलत में मगर बिना आवाज पैदा किए अपने बूट उतारे और फिर जुराबों समेत दबे कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। वो खौफ से फटी आंखों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ रही थी। दिल की रफ्तार खौफ के बायस बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर हिम्मत जताने को इसने गहरी सांस ली और फिर अध खुले दरवाजे में दाखिल होते ही बर्क रफ्तारी से निगाह कमरे के चारों अतराफ में दौड़ाई। उसका खदशा सच साबित हुआ था। वो नवीन हरगिज नहीं था जो कोई भी था। पीठ मोड़े कमरे के बेड के पास खड़ा किसी सूटकेस पर झुका हुआ था। वो तेजी से आगे बढ़ी और कांपते हाथों से गुलदान इस शख्स के सर पर मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वो इसी वक्त पलटा और बेसाख्ता जो गुलदान वो इसके सर पर मारने वाली थी, इसके माथे पर वार किया। ओ खुदा! असफंद ने तकलीफ से एकदम सर पर हाथ रखा। इसने असफंद के कराहने की परवाह किए बिना जैसे ही अगले वार के लिए हाथ आगे बढ़ाया, असफंद ने फौरन कलाई थाम ली। 1 मिनट, मेरी बात सुने प्लीज। हेल्प हेल्प! असफंद का कलाई थामना था कि वो खौफ से और लरज गई और दीवाना वार चिल्लाई। खौफ से मतवातर मदद के लिए पुकारती वो अब असफंद के हाथ से अपनी कलाई छुड़वाने की सही कर रही थी। असफंद इसकी इस हालत पर बुखला गया। नवीन इसे सुबह एयरपोर्ट से लेकर घर छोड़ने के बाद खुद निकल गया था। सारा दिन आराम करने के बाद अब इसकी आंख खुली थी। अपना बैग खोले खड़ा वो कपड़े निकाल रहा था जब अचानक वो वारिद हुई। इस लड़की के खुलिये से और घर में यूं मौजूदगी से वो बाखूबी समझ गया कि वो नवीन की बीवी है, लेकिन शायद नवीन ने इसकी आमद के बारे में इसे मुतला नहीं किया था, इसलिए वो घबरा गई और इसे चोर समझ लिया। मेरी बात तो सुने। असफंद ने इसके मतवातर खुद पर वार करते बाजू को काबू करते हुए ऊंची आवाज में इल्तिजा की, लेकिन वो तो जैसे कुछ भी सुनने, सोचने और समझने को तैयार नहीं थी। असफंद ने झुंझुलाकर इसके मुंह पर हाथ रखा। इसकी आवाज एकदम घुट गई। भाभी, मैं असफंद हूँ। इससे पहले कि वो इस रद्द अमल पर और हड़बड़ा जाती, असफंद ने जल्दी से अपना तारुफ करवाया। असफंद मलिक, नवीन का कजन।
वो वाकई खामोश हो गई थी। अब आंखों में खौफ की जगह हैरत ने ले ली थी। असवंत ने आहिस्तगी से अपना हाथ इसके मुंह पर से उठाया। मुझे लगता है नवीन भाई ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। भाभी नहीं, मेरा नाम किंजा है। टर अंग्रेजी जुबान में वो अपना दुरुस्त नाम बताती अब भी असवंत को शक की निगाहों से घूर रही थी। ओ जीजी, मैं जानता हूँ आपका नाम किंजा है। दरअसल ये हमारा रिश्ता है। आप मेरी भाभी हैं और मैं आपका देवर हूँ। असवंत ने मुस्कुराते हुए मजीद वजाहत की, जिस पर वो बवें सुखेड़े उसका लफ्ज दोहरा गई। देवर? बामुश्किल इसने लफ्ज को दोहराया तो असवंत हफीफ सा कहका लगा गया। असवंत के माथे पर बने गामड़ को देखते हुए इसकी आंखों से फिक्रमंदी झलकी। माफी चाहती हूँ, आपको ज्यादा चोट आई है शायद। निगाहें माथे की चोट की तरफ उठाए हुए हिफ्फत से कहती। वह वाकई अब फिक्रमंद लग रही थी। हाँ, चोट तो ज्यादा है, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया ये सब। असवंत ने हिफ्फत मिटाने के लिए मुस्कुरा कर जवाब दिया। नहीं, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, वो परेशान कुल लहजे में कहती हुई सराय से पलटी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाते ही असवंत ने कमरे में लगे आईने की तरफ कदम बढ़ाए। माथे पर बनने वाला उभार अब सुर्ख हो रहा था। कमरे का दरवाजा फिर से खुलने की आवाज पर असवंत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाए खड़ी थी। असवंत ने आगे बढ़कर बॉक्स पकड़ना चाहा तो वो बॉक्स पीछे करती हुई सोफे की तरफ इशारा कर गई। बैठे मैं कर देती हूँ। असवंत ने तज़बज़ब में सर हिलाया। वो मेज पर फर्स्ट एड बॉक्स रखे इस पर झुकी इसे खोल रही थी। असवंत के सोफे पर बैठने पर वो पट्टी लिए करीब आई और इसे सर सोफे की पूछ से टिकाने का इशारा किया। नवीन भाई कब तक आते हैं घर? अपनी झिझक को मिटाने के लिए नवीन का पूछते हुए वो सर सोफे की पूछ से टिका चुका था। नवीन रात को देर से आता है। वो कैफे के साथ होटल बनाने वाला है, इसलिए मसरूफ रहता है। संजीदगी से जवाब देती वो इसके माथे पर पट्टी कर रही थी। ओके। असवंत ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। वो पट्टी करने के बाद पीछे हुई और मेज पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स को बंद किया। तुम डिनर करोगे? पलटकर असवंत से सवाल करती वो काफी संजीदा थी। इससे पहले कि असवंत कोई जवाब देता वो फिर से गोया हुई। आ जाओ, मैं बाहर खाना लगा रही हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स को उठाकर वो बाहर निकल गई। नवीन की बात दुरुस्त थी, वो बहुत अच्छी थी। असवंत ने हाथ उठाकर माथे को छुआ और गहरी सांस लेता हुआ अपनी जगह से उठा। बाल बच गया था, नहीं तो वो शायद इसे बेहोश करने के बाद पुलिस को बुला लेती। शुक्र अदा करता हुआ वो अब फिर से अपने सूटकेस की तरफ बढ़ा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।